नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बात अगर कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों को लेकर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जितायु कैंडिडेट को लेकर लगातार चिंतन मंथन कर रही है। इसी क्रम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भगत चरण दास की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सदस्य यशोमती ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच 35 दावेदारों पर चर्चा हुई। देखिए, अब समझा जा सकता है जब 5 सीटों में 35-36 से ज़्यादा नाम आ रहे हैं तो दावेदारी तो बहुत होने की है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, दावेदारी करने का अधिकार सबका है, चाहे वो हरीश रावत के बेटे हों, चाहे किसी और के बेटे हों, या कोई भी हों जो पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको अपने लिए टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना उसका अधिकार है। और पार्टी हाईकमान को तय करना है कि कौन बेहतर चुनाव लड़ सकता है, किसका प्रबंधन बेहतर रहेगा, और उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, इन पे सब पे बात होगी। इस समय सर्वे भी पार्टी विभिन्न स्तरों पे कर रही है, तो उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। ये निश्चित रूप से कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्तचरण दास जी और सदस्य यशोमती ठाकुर जी उपस्थित थे, और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय शैलजा जी थी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी थे, और प्रदेश नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य जी भी उपस्थित थे। विभिन्न नामों में चिंतन मंथन हुआ है। लगभग 35 नाम जो सामने आए थे उनमें बातचीत हुई है, और अभी ये तो पहली मीटिंग थी स्क्रूटनाइज करने की, और स्क्रीनिंग कमेटी और दोबारा एक बार और बैठेगी, और प्रारंभिक जो चर्चा होती है वो चर्चा ज़रूर हुई है भी किस सीट पर कितने नाम हैं और किस सीट पर कितने नाम हैं। अब इसके बाद जो सेकंड मीटिंग होगी उसमें 3 या 4 नामों का पैनल बनाने की बात हुई है, वो नाम का पैनल बनेगा, और अंततोगत्वा कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा उसके लिए सीईसी लास्ट में बैठती है, केंद्रीय इलेक्शन कमेटी हमारी, वो फाइनल करेगी किसको कहाँ से लड़ना है। वो अधिकार केंद्रीय चुनाव समिति को है। अपने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने टाउन हॉल नगर निगम में अनुसूचित जाति के सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिलने एवं एएससी बाहुल गांव का समुचित विकास नहीं होने की बात कही। वहीं तमाम जनप्रतिनिधि ने गाप सभा में स्थित जर्जर वे पंचायत भवन का मसला भी रखा। इस दौरान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होनी चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति कल्याण के लिए संचालित सभी योजनाओं की सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जो पहली योजना है जो अनुसूचित जाति के लिए थी, अटल आवास में पहले 30,000 रुपये मिलते थे। अब जब वो अटल आवास में उसको 30,000 रुपये मिलते थे तो फिर वो ना उसको प्रधानमंत्री आवास मिल पाता था ना कुछ मिल पाता था। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 1,30,000 रुपये पिछले वर्ष किया था, और 1,30,000 के साथ हम जो मनरेगा में उसकी मजदूरी लगती है, जितने टाइम वो उसमें मजदूरी के दिन होते हैं, लगभग 25 से 28,000 रुपये और उसको मिल जाते हैं, तो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए के आसपास उसको मिलते हैं। तो ये 30,000 से 1,30,000 लगभग 5 गुना उन्होंने किया है। और अभी जो स्पेशल कंपोनेंट का हमारा पैसा नाली और सड़कों में लगता था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी अगले वित्त वर्ष से
उससे जो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए या गरीब बच्चों के लिए स्कूल और कई चीज़ें जो लाइब्रेरी हैं या हॉस्टल हैं वो बनाए जाएंगे। इसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना लागू की है, क्योंकि उत्तराखंड है और यहाँ पर अनुसूचित जाति में शिल्पकार लोग बहुत रहते हैं और शिल्पकार समूह काफ़ी बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उत्तराखंड भाजपा के 250 प्रतिनिधि दिल्ली में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र लेकर लौटेंगे। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से राष्ट्रीय परिषद की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक से केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार अभियान में जुटी जाएगी। शनिवार से शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक के दौरान पार्टी की रणनीति में खास भूमिका निभा रहे प्रतिनिधियों से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक भी लिया जा सकता है। प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक चल रही है और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ता समेत तमाम पदाधिकारी से बैठकों का दौर जारी है। निश्चित तौर पर इस बैठक के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मजबूती के साथ आम जनता के बीच में जाने का काम करेगी। देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो है सभी प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन मिला है, जिसमें हमें जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है बूथ जीता चुनाव जीता, तो इसी पर हमारे सारे कार्यक्रम जो हैं वो रहने वाले हैं। और लगातार हम सभी सम्मेलनों के माध्यम से जन जन के बीच में हर बूथ पर बने हुए हैं। अभी आपने देखा कि हमने नारी शक्ति वंदन, शक्ति लखपति दीदी योजना, हमारे गाँव चलो अभियान और गाँव परिक्रमा अभियान, ऐसे तमाम बस्ती संपर्क अभियान, बहुत सारे कार्यक्रमों के तहत हम लोग बूथों में बने हुए हैं। आगामी जो भी मार्गदर्शन मिलेगा उसके तहत हम लोग बूथों पर अगली रणनीति के तहत सारे कार्यक्रम करने वाले। राजधानी देहरादून के घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने नया तरीका निकाला है। इसके तहत अब परेड ग्राउंड और घंटाघर के आसपास केवल वही यात्री वाहन संचालित होंगे जिनमें जीपीएस लगा होगा। परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों को जीपीएस लगाने के लिए 15 फरवरी तक की छूट दी थी। संभागीय परिवहन अधिकारी ट्रैफिक का समस्या है, गाड़ियां और आएंगी तो जिसके कारण तो और होगा। हम लोग बेसिकली क्या है कि हम लोग नए लाइसेंस नहीं जारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 797 विक्रम है, 30-40 साल से 797 ही चल रहे थे। तो उसमें सिटी बसों की संख्या और भी कम हो रही है। पहले 300 सिटी बस थे, अब 150 के आसपास चल रही है। हाँ, हम लोग ऑटो के बारे में सोच रहे हैं। ऑटो के परमिट 13 साल से नहीं खोले गए हैं, जनसंख्या डबल हो गई है। अगर आप परमिट नहीं देंगे तो होता क्या है कि कंजेशन बढ़ता है, एक ही गाड़ी में ज्यादा लोग बैठते हैं, ओवरलोडिंग होता है, जनसंख्या 1.5 गुना दुगना हो गई, गाड़ी बढ़ नहीं रही है तो क्या होगा, ओवरलोडिंग होता है, फिर दिक्कत होती है। तो हम लोगों की बेसिक पॉलिसी होती है कि हम लोग कम से कम परमिट दें, लेकिन जिन गाड़ियों को हमने परमिट दिया है वो नियम से चलें, ट्रैफिक के नियम को फॉलो करें। और जीपीएस से क्या होता है कि जीपीएस से फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे अपने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा के आरोपियों को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने आज 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस द्वारा 3 वांटेड आरोपी भी शामिल है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा के सभी 14 आरोपी हैं, जिनके द्वारा पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम देखने के साथ साथ पुलिस के गाड़ी में आग लगाने वाले आरोपी हैं। पुलिस ने पूरे मामले में उपद्रवियों के पास से कई और पेट्रोल बम और हिंसा के दौरान पीएससी के जवान से लूट की गई कार्बाइन मैगजीन भी बरामद की गई है।
जानी थी 9 लोग, उनमें से कितने लोग गिरफ्तार किए और टोटल क्या गिरफ्तारियां हैं, क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है? देखिए, जो नामजद अभियुक्त थे जिनके कोर्ट से हमने वारंट लिए थे, इनमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बाकी 11 हमने और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किए हैं। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज हमने गिरफ्तारियाँ की है, इसमें एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो PSC की हमारी सरकारी मैगजीन गायब हुई थी पिस्टल की, वो हमने बरामद की है। साथ ही जो मुखानी थाने की जो गाड़ी थी उस पर आग लगाने वाले जो अभियुक्त थे उनके कब्जे से हमने कुछ जिंदा पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं और साथ ही इनमें से जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है जिनके द्वारा पेट्रोल बम बनाए गए और जो उपद्रवी उनको पेट्रोल बम दिए गए। हेली सेवाओं से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए 22 फरवरी से हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। SDM हल्द्वानी ने बताया कि हेली सेवा का ट्रायल सफल होने पर DGCA की अनुमति के बाद यह सेवा 22 फरवरी से 2024 से प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को गोलापार हेलीपैड से हेली सेवा हेतु ट्रायल किया गया था। इसके पश्चात नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्य करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन द्वारा हेलीपैड में हवाई यात्रा सुचारू हेतु आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है, जिसके बाद 22 फरवरी से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी व चंपावत के लिए हेली सेवा प्रारंभ होगी। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा यहाँ गोलापार हवाई अड्डे से जो हमारा हेलीपैड है, इससे मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत 3 स्थानों के लिए हेली सेवा प्रारंभ की जा रही है। 22 तारीख से ये हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें एक हेली डेडिकेटली यहीं रहेगा और 2 उड़ान मुनस्यारी के लिए, 2 उड़ान पिथौरागढ़ के लिए और 2 उड़ान चंपावत के लिए ये लेगा। साथ ही जैसा एविएशन वाला हेरिटेज एविएशन द्वारा बताया गया है कि 2500 रुपये इनका किराया चंपावत के लिए, 3000 पिथौरागढ़ के लिए और 3500 रुपये मुनस्यारी के लिए नियत किया गया है। कौन कौन से दिन कहाँ के लिए निश्चित किए गए? देखिए, दैनिक रूप से इसमें चलाने का योजना हेरिटेज द्वारा तैयार की गई है और इसकी जो टाइमिंग्स रखी गई है वो सुबह 7:45 से लेकर 4:30 के मध्य में रखी गई है और हर स्टेशन पे 2-2 उड़ान इसमें। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में किसानों द्वारा हर प्रदेश के शहर गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में आज जसपुर काशीपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित टोल टैक्स पर सैकड़ों किसानों ने अपना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 3 घंटे तक की आवाजाही का टोल प्लाजा फ्री कर दिया। टोल प्लाजा अनदाता करने वाले किसानों के धरने प्रदर्शन में जसपुर कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं के साथ करने प्रदर्शन में सहभागिता निभाई। मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक आदेश चौहान ने अपने आप को किसान पुत्र बताते हुए कहा कि जिस देश का अन्नदाता खुशहाल नहीं है, उस देश का हर नागरिक खुशहाल किसी कीमत पर नहीं रह सकता। किसान परिवार से हूँ, किसान, इसलिए किसानों की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ और मैं पहले भी किसानों के धरने प्रोग्राम में साथ रहा हूँ और अभी उनके साथ। किसान होने की वजह से उनके साथ हूँ, विधायक होने की, क्योंकि मैं किसान पहले हूँ, विधायक बाद में। मेरा इनकी मांग कोई ऐसा नहीं कि भाई इनसे कोई चीज ऐसी मांग ली सरकार से, ये केवल एक चीज मांगती है जो अपनी उपज के वाजिब दाम की गारंटी मांगती है और ये सबका अधिकार है, तो वो सरकार को देनी चाहिए और देनी ये सरकार से मांग करनी है। चाहे पंजाब हो या हरियाणा, हमारे जो किसान जा रहे थे वो अपनी राजधानी जा रहे थे, लेकिन बॉर्डर सील ऐसा कर दिया जैसे किसी दूसरे देश ने हमारे देश में चढ़ाई करती है। हमारे ही किसान दिल्ली जाने से रोके जा रहे हैं। क्या उन्हें कोई मतलब जो है कोई घटना थी, क्या था, क्या कोई तुम्हें ऐसा लगा वे वार्तालाप करने के लिए तुमसे जा रहे, वे अपनी मांग के लिए जा रहे। तो ये सरकार का फेलियर है और किसान की बात सरकार को सुननी ही होगी, नहीं सुनी तो किसान आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ देगा। तो एक 5 साल में एक आदमी को अपना एक अधिकार मिलता है अपनी सही सरकार चुनने का, लेकिन आज क्या है कि धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है।
उनको केवल धर्म से मतलब है, इसलिए किसान की सुनने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे जो कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि वो धर्म के चक्कर में किसानों का साथ नहीं देते। जबकि मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ये किसानों के 80% से ज्यादा लोग किसान हैं हमारे देश में। आज दो ही वर्ग परेशान है, या तो बॉर्डर पे हमारा सेना परेशान है या नीचे किसान परेशान है, और दोनों ही की वजह से। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।